जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कोशिका के बारे में। ठीक है, कोशिका कोशिका या फिर सेल। हालांकि कोशिका का जो साइंटिफिक नेम है वो क्या कहलाता है? साइटो कहलाता है। क्या कहलाता है? साइटो। ठीक है, कोशिका का जो साइंटिफिक नेम है वो साइटो कहलाता है। अगर हम साइटो के अध्ययन की बात करते हैं कि भाई साइटो का अध्ययन क्या कहलाता है, वो कहलाता है साइटोलॉजी। ठीक है ना, साइटो का अध्ययन या फिर कोशिका का अध्ययन या फिर सेल का अध्ययन क्या कहलाता है? साइटोलॉजी कहलाता है। अगर हम बात करते हैं भाई कि कोशिका की खोज किसके द्वारा की गई थी, तो कोशिका की खोज किसके द्वारा की गई थी? वो रॉबर्ट हुक के द्वारा की गई थी। ठीक है ना, रॉबर्ट हुक के द्वारा कोशिका की खोज की गई थी। बट अगर यहाँ पे एक चीज देखिएगा कि अगर यहाँ से आपसे पूछा जाता है कि रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज सर्वप्रथम की थी, ठीक है, बट इन्होंने मृत कोशिका की खोज की थी। ठीक है ना, मृत कोशिका की। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि जीवित कोशिका की खोज किसके द्वारा की गई थी, तो जीवित कोशिका की खोज की थी एंटोनी वॉन लेयनहॉग ने। ठीक है ना, एंटोनी वॉन लेयनहॉग के द्वारा जीवित कोशिका की खोज की गई थी। अगर बात करते हैं भाई कि कोशिका का सिद्धांत किसने दिया था, ठीक है ना, कोशिका का सिद्धांत किसने दिया था, तो कोशिका का सिद्धांत दिया था वो सॉन एवं स्लाइडन ने। सॉन एवं स्लाइडन के द्वारा कोशिका सिद्धांत दिया था। इन्होंने कहा था जो हमारा ये शरीर है, जो हमारा बॉडी है, वो छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। ठीक है, तो कोशिका सिद्धांत किसने दिया? वो स्लाइडन एवं सॉन के द्वारा किया गया था। अगर बात करते हैं कि सबसे छोटी कोशिका कौन सी है, ऑल ओवर की बात करें कि सबसे छोटी कोशिका कौन है, ठीक है, सबसे छोटी कोशिका कौन सी है, तो वो है आपकी माइकोप्लाज्म। ठीक है, माइकोप्लाज्म ऑल ओवर सबसे छोटी कोशिका कहलाती है। अगर वहीं आपसे पूछा जाए कि सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होगी, ठीक है ना, ओवरऑल सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होगी, तो वो आपकी होगी शुतुरमुर्ग के अंडे की। शुतुरमुर्ग के अंडे की ऑल ओवर सबसे बड़ी कोशिका होती है। ठीक है, एक चीज ध्यान रखिएगा कि कोशिका जो होती है ये शरीर की सबसे छोटी इकाई होती है, ना कि सबसे छोटा अंग होता है। ठीक है ना, ध्यान रहे, अगर आपसे पूछा जाए कि यूनिट ऑफ सेल या फिर यूनिट ऑफ बॉडी, ठीक है, तो सबसे छोटी इकाई शरीर की जो होती है वो क्या कहलाती है? वो सेल कहलाती है। वो क्या कहलाती है? कोशिका कहलाती है। ठीक है ना, और उन्हीं छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर हमारा शरीर बना होता है। ठीक है, चलिए अगर हम बात करते हैं भाई मानव में सबसे छोटा सेल कौन सा होता है, ठीक है ना, मानव में सबसे छोटा सेल। अभी हमने यहाँ पे बात किया था कि सबसे छोटी कोशिका ऑल ओवर, ठीक है ना, ऑल ओवर सबसे छोटी कोशिका की बात की तो वो आपकी माइकोप्लाज्म है। बट यहाँ पे अगर आपसे पूछा जाता है कि भाई मानव में सबसे छोटी कोशिका कौन सी है, तो वो होगी स्पर्म। ठीक है, जो कि मेल में पाया जाता है। ठीक है, मेल में स्पर्म पाया जाता है। उसी तरीके से सबसे बड़ी कोशिका की बात करते हैं तो वो होती है अंडाणु या फिर ओवम होती है। ठीक है, अंडाणु या फिर ओवम, जो कि फीमेल में पाई जाती है। ठीक है ना, तो ये क्वेश्चन आपसे बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, कि सबसे छोटी कोशिका किसकी होती है, सबसे बड़ी कोशिका किसकी होती है। ठीक है, आगे बात करें कि भाई सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है, तो वो न्यूरॉन की होती है। ठीक है ना, न्यूरॉन जो कि तंत्रिका तंत्र कहलाती है। सबसे बड़ी सबसे लंबी जो होती है कौन सी होती है, वो न्यूरॉन की होती है। सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है, न्यूरॉन की या फिर तंत्रिका तंत्र की कहलाती है। ठीक है, अगर बात करते हैं विभाजन रहित, ठीक है, विभाजन रहित कौन सा सेल होता है, ठीक है ना, तो होती है न्यूरॉन। अब देखिए विभाजन रहित का मतलब क्या होता है कि जिसमें सेल डिवीजन ना हो। ठीक है ना, जिस अंग में सेल डिवीजन ना हो वो क्या कहलाता है? विभाजन रहित। वहां पे कोई भी सेल डिवीजन नहीं होता है। उसी तरीके न्यूरॉन की बात करते हैं तो न्यूरॉन में कोई भी सेल डिवीजन नहीं होता है। ठीक है ना, इसीलिए सर पर हेलमेट लगाने के लिए पुलिस वाले जो हरदम आपको हिदायत देते रहते हैं ना कि आप हेलमेट लगाइए, वो इसीलिए लगा देते हैं। अगर आपके सर पे चोट लग गई, देखिए जब तक कि आपके ऊपरी परत में लगेगी तब तो कोई दिक्कत नहीं होती है। अगर आपकी हड्डी पे भी लगती है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट जैसे ही आपके ब्रेन पे चोट आती है, ठीक है ना, तो क्या होगा, जब ब्रेन पे चोट आएगी तो वहां पे विभाजन नहीं होगा, सेल डिवीजन नहीं होगा। और वहां पे सेल डिवीजन नहीं होगा तो क्या होगी, मानव की डेथ हो जाएगी। ठीक है ना, या फिर किसी भी व्यक्ति की डेथ हो सकती है। इसीलिए हेलमेट लगाने के लिए सभी को कहा जाता है। अगर बात करें कि सबसे ज्यादा तेजी से विभाजन, सबसे तेजी विभाजन कहाँ होता है, ठीक है, सबसे फास्ट सेल डिवीजन कहाँ होता है, तो वो होता है लीवर में। ठीक है ना, लीवर में सबसे तेजी से सेल डिवीजन होता है। इसीलिए लीवर में अगर कभी कभी कोई छोटी मोटी चोट लग जाती है तो वो क्या करता है, वो अपने आप को रिकवर कर लेता है। ठीक है, अब देखिए अब हमने बात की अभी तो इनकी बेसिक चीजों की। अब एक चीज थोड़ा सी इन चीज इसकी बात हम लोग करेंगे कि भाई जो सेल होता है, ठीक है ना, सेल को किस तरीके से एक बेसिकली हम अगर उस चीज को देखना चाहें तो किस तरीके से जो सेल होता है, सेल से हमारी बॉडी किस तरीके से बनती है। ठीक है, एक प्रैक्टिकली देखा जाए जिस तरीके से ईंट
अगर ईंट को हम ईंट के ऊपर ईंट रखते जाए तो क्या होती है, एक दीवार बन जाती है। क्या क्या बन जाती है, दीवार। और कई दीवारों से क्या बन जाता है, एक कमरा बनता है। ठीक है ना, ईंट से क्या बनता है, दीवार बनती है, और दीवार से क्या बनता है, कमरा। और कई कमरों से मिलकर क्या बनता है, एक घर बन जाता है। क्या बन जाता है, एक घर बन जाता है। उसी तरीके से, ठीक, उसी तरीके से अगर बात करते हैं कोशिका की, ठीक है, तो कई कोशिका मिलकर ऊतक का निर्माण करती हैं। ठीक है, कई कोशिकाओं से मिलकर क्या बनता है, ऊतक, टिश्यू बनता है। और कई ऊतक से मिलकर एक अंग बनता है। ठीक है ना, एक अंग बनता है। और कई अंगों से मिलकर क्या बनता है, एक शरीर बनता है। ठीक है ना, कोशिका, अगर हम बात करें इस हाथ की, तो यहाँ पे कई सारी कोशिकाएं हैं। ठीक है ना, छोटी छोटी कोशिकाएं हैं। इन छोटी छोटी कोशिकाओं से क्या बना, एक बन गया क्या, ऊतक। ठीक है ना, क्या बना, ऊतक बन गया। और उन्हीं कई ऊतकों से क्या बना, ये हमारा का पूरा एक अंग बन गया। ठीक है, क्या एक अंग बन गया। और इन्हीं कई सारे अंगों से हमारा पूरा बॉडी पार्ट बन जाता है। ठीक है ना, तो ये चीजें ध्यान रहे आपको कुछ इस तरीके से। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। अब हम लोग बात करते हैं कोशिकांग। ठीक है ना, कोशिका, कोशिकांग, कि कोशिका के अंदर कौन कौन से अंग पाए जाते हैं। ठीक है ना, तो यहां से आप समझ सकते हो भाई, कोशिका जो होती है ना, सेल, ये सबसे छोटी नहीं होती है। कोशिका के अंदर भी कई सारे अंग पाए जाते हैं। ठीक है, तो उन्हीं अंगों के बारे में बात करेंगे, उन्हीं कोशिकाओं की हम लोग बात करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे कोशिका झिल्ली की, जिसको सेल मेम्ब्रेन बोला जाता है। ठीक है ना, या फिर कहीं कहीं आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो अगर कोशिका झिल्ली की बात करते हैं या फिर सेल मेम्ब्रेन की बात करते हैं, तो ये आपके पादप और जंतु दोनों में ही पाए जाते हैं। पादप और जंतु दोनों में ही पाए जाते हैं। अगर बात करते हैं पादप और जंतु, पादप वैसे चीज जो एक जगह फिक्स हो। ठीक है ना, पेड़ पौधे क्या होते हैं, एक जगह फिक्स होते हैं। और जंतु, जंतु जो मूवेबल होते हैं, जो एक जगह से दूसरी जगह चलते हैं। जैसे कि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है ना, मैं क्या बोल रहा हूँ, मूव होता रहा बताऊँ। मगर जो पेड़ होते हैं ना, वो पेड़ क्या होते हैं, एक जगह फिक्स होते हैं। ठीक है ना, फिक्स होते हैं, वो क्या है, पादप है। और हम लोग क्या है, जंतु है, जानवर जो होते हैं। ठीक है ना, कीड़े मकोड़े, ये सब क्या है, जंतु में आ जाते हैं। ठीक है ना, तो अगर हम कोशिका झिल्ली की बात करते हैं, ठीक है, ये क्या है आपकी एक तरीके से कोशिका झिल्ली। ठीक है, ये क्या है, कोशिका झिल्ली है। ये पूरा पूरा क्या है, कोशिका झिल्ली। और ये किसका बना होता है, ये प्रोटीन का बना होता है। किसका बना होता है, प्रोटीन का बना होता है। और इसी कोशिका झिल्ली के अंदर सभी अंग पाए जाते हैं। ठीक है ना, इसी कोशिका के झिल्ली के अंदर सभी के सभी अंग पाए जाते हैं। अभी हमने क्या कहा, कोशिकांग, तो कोशिका के कई सारे पार्ट होंगे। तो पहला पार्ट आपका था यही सेल मेम्ब्रेन। ये क्या है, एक झिल्ली है। क्या है, झिल्ली। और इसी झिल्ली के अंदर आपके जितने भी पार्ट मिलेंगे सब इसी झिल्ली के अंदर पाए जाएंगे। ठीक है, अब देखिए, एक हो गया कोशिका झिल्ली और दूसरी होती है कोशिका भित्ति। ठीक है ना, जिसको सेल वॉल भी कहते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, सेल वॉल कहते हैं। अगर कोशिका झिल्ली की बात करते हैं तो ये मानव और पादप दोनों में पाए जाते हैं। बट अगर कोशिका भित्ति की बात करते हैं तो ये आपके केवल और केवल पादपों में पाए जाते हैं, केवल पेड़ पौधों में पाए जाते हैं। ठीक है ना, और ये किसकी बनी होती हैं, ये सेल्यूलोज की बनी होती हैं। किसकी बनी होती हैं, सेल्यूलोज की। ठीक है ना, किसकी बनी होती है, सेल्यूलोज की। और इनका काम क्या होता है, सुरक्षा तथा आकार प्रदान करता। ठीक है, सुरक्षा तथा आकार प्रदान करना। जिस तरीके से भाई हम हैं, हम लोग हैं, हम लोग अपनी सुरक्षा किस करते हैं, इस कपड़ों से। ये भाई जानवर की बात करते हैं तो वो अपने बालों से करते हैं। ठीक है, उसी तरीके से जो पेड़ होते हैं उनके ऊपर देखा होगा कि जो पपड़ी टाइप की लगी होती है, ठीक है ना, जो छाल होती है, वो क्या कहलाती है, वही क्या है, कोशिका भित्ति होती है। ठीक है ना, तो एक चीज तो याद रखना है कि भाई कोशिका झिल्ली जो होती है, ये कोशिका झिल्ली हो गई और ये कोशिका भित्ति हो गई। ठीक है, ये जिस तरीके से एक आप कोई थाला लीजिए, ठीक है ना, या कोई पन्नी ले लीजिए। जब कभी आप कोई सब्जी वब्जी लेने जाते हो तो एक ही पन्नी में कभी आप आलू भी डाल लेते हो, उसी में अलग सब्जियां, मिर्ची, धनिया जो भी है सब उसी में डाल लेते हैं ना। उसी तरीके से ये आपकी है पूरा का पूरा कोशिका झिल्ली। बट अगर और ज्यादा या फिर ज्यादा सामान एक ही पन्नी में ले लेते हो तो क्या करता है, वो डबल पन्नी लगा देता है। ठीक है, वो डबल पन्नी लगा देता है और वो दूसरी पन्नी क्या कहलाती है, कोशिका भित्ति। ठीक है, तो क्या हो गई, कोशिका भित्ति। तो इसके जो किनारे किनारे जो होते हैं ऐसे ना, ठीक है ना, इसके किनारे किनारे क्या होता है, यही आपकी है, यही है कोशिका भित्ति है। ठीक है, क्या है, कोशिका भित्ति है। बट आपको डिफरेंस इतना याद रखना है कि जो सेल वॉल है, कोशिका भित्ति है, ये पादपों में पाए जाते हैं। और जो कोशिका झिल्ली है वो पादप और जंतु दोनों में ही पाए जाते हैं। ठीक है ना, क्या पाए जाते हैं, पादप और जंतु दोनों में ही पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया की। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया या फिर बात करते हैं, इसी को कहते हैं सूत्रकणिका। क्या कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया या फिर सूत्रकणिका कहते हैं। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया की बात करें तो इसकी खोज किसने की थी, अल्टमैन के द्वारा इसकी खोज की गई थी। किसके द्वारा, अल्टमैन के द्वारा इसकी खोज की गई थी। ठीक है, अगर हम बात करें भाई, ये पूरा का पूरा कोशिका झिल्ली हो गई और इसके अंदर क्या हो गया, यही है माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या होता है, ठीक है। वैसे अगर बात की जाए बेसिकली इसके बारे में क्वेश्चन कई पूछे जाते हैं कि भाई ऊर्जा का प्रदान
करता है, या फिर कहा जाए कि सेल का जो पावर हाउस कहलाता है या फिर शक्ति ग्रह कहलाता है, ठीक है, ऊर्जा ग्रह कहलाता है। तो ये कौन कहलाता है? माइटोकॉन्ड्रिया कहलाता है। क्या कहलाता है? माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, जिस तरीके से अगर श्वसन तंत्रिका में बात करते हैं, जब श्वसन तंत्रिका में जो ऑक्सीजन होता है, ठीक है, जो ऑक्सीजन होता है वो क्या करता है? हीमोग्लोबिन के द्वारा सेल को पहुंचाता है। ठीक है, कहाँ पहुंचाता है? इस सेल को पहुंचाता है, और ये सेल पहुंचा देता है माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक है, कहाँ पहुंचा देता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक है, श्वसन तंत्रिका में जब ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन जो होता है वो पहुंचाता है किसको? कोशिका को पहुंचाता है, और कोशिका पहुंचा देता है माइटोकॉन्ड्रिया को। ठीक है, जब ये माइटोकॉन्ड्रिया में पहुंचता है तो यहाँ पे होता है एक साइकिल चलता है। ठीक है, क्या चलता है? एक साइकिल चलता है, साइकिल रिएक्शन होता है। ठीक है, उसी को बोलते हैं क्रेब्स रिएक्शन। क्या बोलते हैं? क्रेब्स रिएक्शन। क्रेब्स रिएक्शन क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसकी खोज जो की थी वो की थी क्रेब्स, क्रेब्स नामक वैज्ञानिक ने की थी, इसीलिए उसको बोलता है क्रेब्स रिएक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्रेब्स चैन बोलते हैं। ठीक है ना, और इसी क्रेब्स चैन के द्वारा निर्माण होता है एटीपी का। किसका निर्माण होता है? एटीपी का निर्माण होता है। ठीक है ना, एटीपी का निर्माण होता है, और 38 एटीपी से मिलकर बनता है ग्लूकोज। क्या बनता है? ग्लूकोज बनता है, और उसी ग्लूकोज से क्या मिलता है? हमें ऊर्जा मिलती है। ठीक है ना, उसी ग्लूकोज से हमें क्या मिलती है? ऊर्जा मिलती है। इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को ऊर्जा ग्रह कहते हैं, पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं। ठीक है, शक्ति ग्रह कहते हैं। ठीक है, एक चीज ध्यान रहे कि भाई कृत चक्र पूछा जाए आपसे कि कृत चक्र सेल के किस अंग में होता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ठीक है ना, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ध्यान रही चीज। ठीक है, कृत चक्र कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ठीक है, या फिर आपसे पूछा जाए श्वसन के दौरान या फिर श्वसन से जो ऑक्सीजन को सेल के पास लेके जाता है वो कहाँ कौन करता है? तो वो माइटोकॉन्ड्रिया करता है। ठीक है ना, कौन करता है? माइटोकॉन्ड्रिया करता है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं गोल्जी बॉडी। एक चीज और ध्यान रहे कि भाई माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक दीवारों को क्या बोला जाता है? ठीक है ना, माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक दीवारों को क्या बोला जाता है? तो उसको बोला जाता है क्रिस्टी। क्या बोलते हैं उसे? उसे बोलते हैं क्रिस्टी बोलते हैं। ठीक है ना, क्रिस्टी नाम से जाना जाता है माइटोकॉन्ड्रिया के आंतरिक दीवार को। ठीक है ना, नेक्स्ट की बात करते हैं गोल्जी बॉडी। ठीक है ना, गोल्जी बॉडी। अगर गोल्जी बॉडी की बात करते हैं, इसे बोलते हैं इसकी खोज किसने की थी? कैमिलो गोल्जी ने। गोल्जी बॉडी या फिर गोल्जी काय, गोल्जी काय देखने को मिलेगा आपको। तो इसकी खोज किसने की? कैमिलो गोल्जी ने की थी। इसका मुख्य काम क्या होता है? परिवहन। क्या होता है? परिवहन, ऊर्जा का परिवहन करता है। जैसे मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है ना, तो अधिकतर ऊर्जा जो लग रही है हमें बोलने में लग रही है। हमारे जो जीभ है, जो हमारी जीभ टंग है, टंग के जो सेल्स हैं उनको ज़्यादा यहाँ पे वर्क करना पड़ रहा है। ठीक है ना, तो क्या होते हैं कि ज़्यादा बोलते बोलते वो एक टाइम पे क्या हो जाते हैं? थक जाते हैं। ठीक है ना, बोलते बोलते क्या होता है? थक जाते हैं। वो जो उनके सेल्स होते हैं वो पूरी तरीके से क्या होते हैं? थक जाता है। ठीक है, तो ये जो गोल्जी बॉडी होता है, ये गोल्जी बॉडी उस टाइम पे जहां पर एनर्जी बची हो, जहां पे ऊर्जा बची रहती है, या फिर कहा जाए कि जो ऊर्जा सेफ रहती है। अभी क्या हम बोल रहे हैं तो हमारी पूरी की पूरी ऊर्जा जो लग रही है हमारी जीभ को लग रही है, बट अगर बात करें हमारे पैर में, ठीक है ना, या हमारे शरीर के जो भी पार्ट है, वहां की जो एनर्जी होगी ना, वो एनर्जी को ले आता है यहाँ पे। ठीक है ना, उस टंग के पास ले आता है, और वही क्या करता है? उस एनर्जी को यूज करते रहता है। ठीक है ना, अगर ऐसा ना हो तो क्या हो भाई कि एक टाइम में ऐसा हो कि बोलना ही आप समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो यही क्या करता है गोल्जी बॉडी। जो गोल्जी बॉडी होता है, जिस शरीर की एनर्जी को सब जगह परिवहन करता रहता है। ठीक है ना, उसको एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करता है। जैसे कोई धावक है तो वो धावक दौड़ता रहता है, तो उसको एनर्जी कहाँ चाहिए? पैरों में चाहिए। ठीक है ना, पैरों में। तो उसकी जो भी और एनर्जी होगी, जो और ऊर्जा होगी, वो पूरी की पूरी पैरों में देती है। एक टाइम ऐसा आता है कि भाई जैसे अभी पढ़ा ही रहा हूँ, पढ़ाते पढ़ाते 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा अगर पढ़ाने लगूँ, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि पूरी शरीर मेरी सुस्त हो जाएगी। ठीक है, क्यों? क्योंकि पूरी शरीर की एनर्जी मेरी लॉस हो जाएगी, और वो बोलते बोलते ही, ठीक है, जब तक टंग से बोल रहा हूँ तब तक वहाँ की एनर्जी चल रही है, उसके बाद धीरे धीरे पूरी शरीर की जो एनर्जी होगी वो हमारे टंग पे आ जाएगी, और पूरी एनर्जी हमारी खत्म हो जाएगी। ठीक है ना, एक टाइम हम पूरी तरीके से थक जाते हैं। ठीक है, तो वही गोल्जी बॉडी जो है वही क्या कहलाता है? परिवहन का काम करता है। ऊर्जा के परिवहन का काम क्या करता है? कौन करता है? गोल्जी बॉडी कहलाता है। ठीक है, तो कभी कभी आपसे पूछा जाता है ट्रैफिक पुलिस किसे कहते हैं? सेल के किस पार्ट को ट्रैफिक पुलिस कहते हैं? तो कहते हैं गोल्जी बॉडी को। ठीक है ना, ट्रैफिक पुलिस किसे कहता है? गोल्जी बॉडी को कहा जाता है। नेक्स्ट की बात करते हैं रसधानी। ठीक है ना, रसधानी या फिर वक्यूल्स। ठीक है ना, रसधानी या फिर वक्यूल्स बोलते हैं। ठीक है ना, रसधानी या फिर वक्यूल्स। अब देखिए
राजधानी अगर वैक्यूल्स की बात करते हैं तो इसमें क्या होता है कि पूरा का पूरा जल संग्रहण होता है, ठीक है ना, क्या होता है, जल संग्रहण होता है। अगर हम बात करें शरीर के 65%, शरीर में 65% क्या होता है, जल होता है, क्या होता है, जल होता है। अगर कहें कि कोई व्यक्ति अगर 100 किलो का है, ठीक है ना, 100 किलो का है तो उसमें 65 किलो क्या होगा, जल होगा, ठीक है ना। तो ये जो जल होता है ना एक जगह एकत्रित नहीं होता, ये पूरे जो सेल्स होते हैं ना, हर एक सेल्स के अंदर भरे होते हैं, ठीक है ना, जो छोटे छोटे सेल्स होते हैं, हर एक छोटे छोटे सेल्सों में पूरा का पूरा क्या होता है, पानी होता है, ठीक है ना। तो ये एक जगह एकत्रित नहीं होता, पूरे शरीर में, पूरे बॉडी के सेल्स में ये एकत्रित रहता है, ठीक है ना। तो यहीं पे जो शरीर में जो वाटर होता है वो हमारे कहाँ होता है शरीर में, वो वैक्यूल्स में होता है, वो रस धानी के अंदर होता है, ठीक है ना। चलिए आगे बात करते हैं, तारक काय या फिर सेंट्रोसोम की बात करते हैं, ठीक है, तारक काय या फिर सेंट्रोसोम की बात करते हैं। अगर तारक काय की बात करते हैं तो इसकी खोज किसके द्वारा की गई थी, बोबरी के द्वारा किसने की, ठीक है ना, बोबरी, बोबरी साइंटिस्ट था, उसने बात करी कि तारक काय की खोज की, सेंट्रोसोम की खोज की थी, ठीक है। अब देखिए अगर बात करते हैं भाई इसका काम क्या होता है, ठीक है, इसका काम होता है कोशिका विभाजन का, कोशिका विभाजन का काम होता है किसका, सेंट्रोसोम का होता है, ठीक है। अब देखिए यहां से एक चीज आपको ध्यान रखना है कि भाई कोशिका विभाजन का मतलब ये नहीं कि कोशिका को टूटना, कोशिका का विभाजन का मतलब ये है कि सेल डिवीजन या फिर कहा जाए कि पुनर्निर्माण, एक कोशिका के दो कोशिकाओं में टूट जाना, एक कोशिका का दो कोशिकाओं में टूट जाना। तो एक कोशिका अगर दो कोशिकाओं में जब टूटेगी तो भाई उसको पुनर्निर्माण हो रहा है, क्या हो रहा है, पुनर्निर्माण हो रहा है, ठीक है ना। तो वही क्या करता है, पुनर्निर्माण का काम कौन करता है, ये आपका तारक काय करता है, सेंट्रोसोम करता है, ठीक है ना। अगर किसी जगह चोट लग जाती है तो क्या होता है कि जब वहां पे चोट लगेगी तो वहां पे सेल डिवीजन होना शुरू हो जाएगा, ठीक है ना। तो जो खराब सेल हो जाते हैं तो बगल वाले सेल क्या करते हैं, पुनर्निर्माण करना शुरू कर देते हैं, और एक टाइम पे क्या होता है जो हमारा डेड सेल होता है वो हमारा एकदम से खत्म हो जाता है, ठीक है ना। तो वही पुनर्निर्माण का काम कौन करेगा, वो हमारा सेंट्रोसोम करता है, ठीक है, कौन करेगा, सेंट्रोसोम करेगा। अभी हमने बात की थी लीवर में सबसे तेजी से काम होता है, तो क्यों होता है, क्योंकि वहां पे सबसे अधिक सेंट्रोसोम होता है, सबसे अधिक तारक काय कहाँ होता है, लीवर में होता है। तो ध्यान रहे कि अगर पूछा जाए क्वेश्चन कि भाई सेंट्रोसोम शरीर के किस अंग में सबसे ज्यादा होता है तो वो होता है लीवर में, ठीक है ना, लीवर में सबसे अधिक सेंट्रोसोम पाया जाता है। ब्रेन की बात करते हैं, ब्रेन, ठीक है ना। तो अब ब्रेन की बात कर रहे हैं भाई, ब्रेन में सबसे कहा जाए कि सेल डिवीजन नहीं होता है, तो ब्रेन के जो न्यूरॉन सेल होते हैं, ठीक है, ब्रेन के जो न्यूरॉन सेल होते हैं उसमें सेल डिवीजन नहीं होते हैं, ठीक है ना। अगर बात करें ब्रेन के 90% जो होता है वो 90% जो होता है वो होता है न्यूरॉन सेल, ठीक है ना, क्या होता है, न्यूरॉन सेल। और जो 10% बचता है उसको बोलते हैं गिलियल सेल, ठीक है ना। 10% क्या होता है, 10% आपका गिलियल सेल होता है, ठीक है। तो इसी 10% में देखिए जो कैंसर होता है, ठीक है ना, कैंसर शरीर के हर एक पार्ट में होता है, ठीक है। अगर इस तरीके से देखा जाए तो ब्रेन में नहीं होना चाहिए क्योंकि यहाँ पे सेल डिवीजन नहीं होता, और सेल डिवीजन ये जब बहुत तेजी से ज्यादा या फिर बहुत ज्यादा सेल डिवीजन होने लगता है, अनकंट्रोल्ड ऑफ सेल डिवीजन, उसे क्या बोलते हैं, कैंसर का रूप धारण लेता है, क्या होता है, कैंसर का रूप धारण कर लेता है। किस वजह से, जब अनकंट्रोल्ड ऑफ सेल डिवीजन होने लगता है, ठीक है ना। कहीं कभी सेल डिवीजन बहुत ज्यादा मात्रा में हो जाए, मान लीजिए आपके हाथ में ही है, ठीक है ना, यहाँ पे लगा तो वो सेल डिवीजन होते होते क्या होगा, वो बहुत बढ़ जाएगा, क्या होगा, बहुत बढ़ जाएगा, ठीक है। तो वही अनकंट्रोल्ड ऑफ सेल डिवीजन क्या कहलाता है, वही कैंसर कहलाता है, ठीक है। तो शरीर में तो होता है, बट अगर ब्रेन की बात करते हैं तो भाई 90% यहाँ न्यूरॉन होता है, और न्यूरॉन में क्या होता है, सेल डिवीजन होता ही नहीं है। बट ये जो 10% है ना, 10%, इसी 10% में क्या हो जाएगा, अनकंट्रोल्ड यहाँ पे सेल डिवीजन होने लगेगा बहुत ज्यादा भारी मात्रा में, तो क्या हो जाएगा, जो ब्रेन में भी क्या होता है, कैंसर का रूप धारण कर लेता है, ठीक है ना। तो यही कैंसर क्या होता है, जो अनकंट्रोल्ड ऑफ सेल डिवीजन, ठीक है ना। तो जो ब्रेन का 10% होता है, 10% भाग जिसको बोलते हैं गिलियल सेल, ठीक है ना, गिलियल सेल, और इसी 10% में ही क्या होते हैं, आपके कैंसर होने के चांसेस हो जाते हैं, ठीक है ना। चलिए तो ये हो गया सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम का क्या काम, क्या होता है, पुनर्निर्माण का काम होता है, ठीक है ना, सेल डिवीजन काम होता है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं, अंतः प्रद्रव्य जालिका, ठीक है ना, या इसी को एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं, क्या बोलते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं, ठीक है। इसका काम क्या होता है, आंतरिक कंकाल या फिर आंतरिक सहायता। किसी भी सेल की बात करते हैं तो भाई अगर किसी सेल में अगर एक
आंतरिक कंकाल नहीं होगा या फिर कहा जाए कि वो मजबूत नहीं होगा, वो हमें सहायता प्रदान नहीं करेगा, तो उस सेल में क्या होगा, अगर उस सेल में मारेंगे तो वो सेल क्या हो जाएगा, पिचक जाएगा, डैमेज हो जाएगा, ठीक है ना। उसी को रोकता है, उसी की सहायता कौन करता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के द्वारा होता है, ठीक है ना, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और ये दो तरीके से पाए जाते हैं आपके, ठीक है ना, एक तो स्मूथ ईआर और दूसरा रफ ईआर। अगर यहाँ पे देखेंगे तो ये वाला कौन सा पार्ट है, ये आपका स्मूथ है और ये आपका रफ है, ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई ये वसा का निर्माण कौन करता है और प्रोटीन का निर्माण कौन करता है, ठीक है ना। तो जो स्मूथ एरिया होता है, जो स्मूथ ईआर होता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, वो आपका वसा का निर्माण करता है, वो फैट का निर्माण करता है। अगर बात करते हैं जो रफ ईआर होते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं, वो प्रोटीन का निर्माण करते हैं, ठीक है ना। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है कि भाई ये है तो भाई पूरी का पूरा एक सेल है, ठीक है ना, इसका एक पार्ट काम करता है प्रोटीन का निर्माण और एक काम करता है वसा का निर्माण। तो बस आपको इतना ध्यान रखना है, जो चिकना वाला एरिया होगा, जो प्लेन सरफेस होगा, वो वसा का निर्माण करेगा, और जो खुरदरा वाला एरिया रहेगा वो क्या कहलाएगा, प्रोटीन का निर्माण करता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं राइबोसोम, ठीक है ना। राइबोसोम की बात करते हैं, तो राइबोसोम की खोज किसने की थी, पैलाडे ने किया था, ठीक है ना। पैलाडे ने राइबोसोम की खोज की थी, और ये क्या करता है, ये प्रोटीन का निर्माण करता है, ठीक है ना। किसका निर्माण करता है, राइबोसोम, प्रोटीन का निर्माण करता है राइबोसोम। अगर राइबोसोम की बात करते हैं तो ये दो तरीके को देखने को मिलेंगे आपको। अब देखिए ये राइबोसोम होता है ना, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का ही एक पार्ट है, ठीक है ना। या फिर कह सकते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर ही आपका ये राइबोसोम पाया जाता है। तो अगर पूछा जाए आपसे कि राइबोसोम कहाँ पाया जाता है, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर ही पाया जाता है आपका राइबोसोम, ठीक है। चलिए अब देखिए राइबोसोम की बात करें तो ये आपको दो भाग में बढ़ जाता है, ठीक है, जिसको बोलते हैं सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट, ठीक है ना, सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट। अब सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट का मतलब क्या होता है कि किसी ये जो सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट है ना, ये किसी भी सेल्स के आकार को प्रदर्शित करता है कि वो छोटा है या फिर बड़ा है, ठीक है ना। सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट क्या प्रदर्शित करता है, किसी भी सेल को छोटा या बड़ा प्रदर्शित करता है, ठीक है। अब इसमें दो तरीके से आपके जो राइबोसोम है वो दो तरीके पाए जाएंगे, पहला तो 17S और दूसरा 18S, ठीक है। ये एस क्या है, एस आपका सेडिमेंटेशन को प्रदर्शित कर रहा है, ठीक है। तो जो 17S है, जो 70S है, वो प्रोकैरियोटिक या फिर जो छोटे सेल्स होते हैं उसमें पाए जाते हैं, ठीक है ना। किसमें पाए जाते हैं, तो आपको यही ध्यान रखना है कि जो 70S होते हैं वो प्रोकैरियोटिक में ही पाए जाते हैं, ठीक है ना, प्रोकैरियोटिक में। और 18 जो 80S है वो यूकैरियोटिक में पाए जाते हैं, ठीक है ना। प्रोकैरियोटिक वो सेल्स होते हैं जिनको हम आंखों से नहीं देख सकते हैं, या फिर कहा जाए कि नंगी आंखों से नहीं देख सकते हैं, जिसके लिए हमें एक सूक्ष्मदर्शी की सहायता हो, या फिर कहा जाए कि एक जो सूक्ष्मदर्शी होते हैं, ठीक है ना, उसके द्वारा अगर हम देखें तभी ये हमको दिखाई देता है, और ऐसे हम लोग आंखों से नहीं देख पाएंगे। तो उनमें क्या पाया जाता है, 70S पाया जाता है, ठीक है, क्या पाया जाता है, 70S। और 80S जो भी बड़े सेल्स होंगे उनमें आपके 80S पाए जाते हैं, ठीक है। तो एक चीज तो यहाँ से आपको देख लेना कि प्रोकैरियोटिक में क्या पाया जाता है, 70S पाया जाता है, और यूकैरियोटिक में 80S पाया जाता है, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बात करते हैं, नेक्स्ट की बात करते हैं केंद्रक की, ठीक है ना, केंद्रक या फिर न्यूक्लियस, केंद्रक या फिर न्यूक्लियस। देखिए अगर अभी हम लोग बात कर रहे थे, ये क्या था, आपका मेम्ब्रेन था, और इसी के अंदर ये न्यूक्लियस होता है, क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। और इसी जो ये सेल मेम्ब्रेन था, इसी के अंदर जितने भी बॉडी पार्ट सेल के जो भी कोशिकाएं थे इसी के अंदर ही पाए जाते हैं, ठीक है ना। तो ये न्यूक्लियस हो गया, तो उसके बाद हो गया आपका माइक्रोपोन्डिया, गोल्जी बॉडी हो गया, वक्यूल्स हो गया, और इसी के अंदर आपका राइबोसोम हो गया, और इसी के अंदर सेंट्रोसोम हो गया। तो ये सभी के सभी जो होते हैं, या फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सभी के सभी इस सेल मेम्ब्रेन के अंदर पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये केंद्रक, यही क्या है, केंद्रक, या फिर इसे क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस बोलते हैं, क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस। अगर न्यूक्लियस की बात करते हैं तो इसकी खोज किसने की थी, रॉबर्ट ब्राउन ने, ठीक है, रॉबर्ट ब्राउन ने। न्यूक्लियस की खोज किसने की थी, रॉबर्ट ब्राउन ने की थी, ठीक है। अब देखिए यहाँ देखिएगा, जो न्यूक्लियस होता है, जो केंद्रक होता है, इसे ही ब्रेन ऑफ सेल कहते हैं, ठीक है ना, ब्रेन ऑफ सेल कहते हैं। जो ब्रेन का क्या जो सेल होता है उसका ब्रेन कहा जाता है, या फिर कह सकते हैं ये जो सेल है इसको कंट्रोल करता है, इसको रेख देख जो करता है वो कौन करता है, आपका
केंद्रक करता है, ठीक है। कौन करता है? केंद्रक करता है। या फिर कह सकते हैं जो केंद्रक होता है ये सेल का मास्टर होता है, ठीक है ना। क्या होता है? सेल का मास्टर होता है। तो ये पूरा जो केंद्रक के अंदर जो सेल के अंदर जो जो भी आपके अंग होते हैं इनको रेख देख करता है कि वो कोई भी, अगर माइटोकॉन्ड्रिया की बात करें कि माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा परिवहन कर रहा है या नहीं कर रहा है, गोल्जी बॉडी की बात करें कि ये ऊर्जा का परिवहन कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है ना। इसी तरीके से जितने भी इसके कोशिकाएं होंगे उनकी रेख देख कौन करता है? वो आपके केंद्रक करता है, ठीक है ना, केंद्रक। इसीलिए ब्रेन ऑफ सेल कहा जाता है इसे ही, और इसे ही कंट्रोलर कहा जाता है। ये पूरा का पूरा कंट्रोल करता है सेल को, ठीक है, कंट्रोल करता है सेल को करता है, ठीक है। तो केंद्रक के अंदर जो होता है ना 80% जो होता है प्रोटीन पाया जाता है, 80% प्रोटीन पाया जाता है, और 10% इसमें डीएनए पाया जाता है। क्या पाया जाता है? 10% डीएनए पाया जाता है, ठीक है ना। और केंद्रक के अंदर ही क्रोमोसोम और डीएनए, क्रोमोसोम और डीएनए। अगर आपसे पूछा जाए क्रोमोसोम कहाँ पाया जाता है तो ये आपके केंद्रक के अंदर पाया जाता है। क्रोमोसोम कहाँ जाता है? केंद्रक के अंदर पाया जाता है, ठीक है ना। और 80% क्या होता है इसमें? 80% प्रोटीन होता है और 10% क्या होता है? डीएनए होता है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं लाइसोसोम। अगर लाइसोसोम की बात करते हैं तो भाई ये सेल का बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है, ठीक है ना, बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है, ठीक है ना। लाइसोसोम की बात करते हैं तो लाइसोसोम की खोज किसने की थी? डी डुबो के द्वारा। डी डुबे के द्वारा लाइसोसोम की खोज की जाती है। इसके अंदर पाया जाता है जल अपघटक एंजाइम, ठीक है, हाइड्रोलिटिक एंजाइम। हाइड्रोलिटिक एंजाइम जो कि बहुत ही ज्यादा खतरनाक होता है, बहुत ही ज्यादा डेंजरस होता है, ठीक है। खतरनाक क्यों होता है? क्योंकि अगर ये जो जल अपघटक एंजाइम जो होता है ना, जहां भी पड़ जाए ना उस सेल को उतना डैमेज कर देता है, ठीक है ना, उस सेल को उतना डैमेज कर देता है। इसीलिए इसको बहुत ही ज्यादा खतरनाक या फिर डेंजर कहा जाता है, ठीक है। कोशिका पाचन। कोशिका का पाचन क्यों कहा जाता है? क्योंकि मैंने अभी बताया ना कि जो ये जल अपघटक जो एंजाइम होता है ना, जहां जहां छिड़कता है ना उसको वहां पे हजम कर जाता है, उसको उसकी पाचन कर जाता है, ठीक है ना, उसको हजम या फिर पाचन कर जाता है। इसीलिए इसको क्या कहता है? कोशिकीय पाचन कहा जाता है। सुसाइड बैग। अगर सुसाइड बैग क्यों कहा जाता है? अगर हम बात करें जैसे कि ये क्या है, पूरा का पूरा सेल है, ठीक है, सेल है। इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्जी बॉडी है, वैक्यूल्स है, सेंट्रोसोम है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम, फिर लाइसोसोम, न्यूक्लियस, ठीक है ना। ये सभी को देखता है कि भाई सब अपना काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ठीक है, कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अगर कोई भी एक इसका अंग काम नहीं करता है तो ये क्या करता है? ये जल अपघटक एंजाइम को वहां पे छिड़क देता है, ठीक है, और वो छिड़क देता है तो क्या होता है? वो वहां पे समाप्त हो जाता है। क्या होता है? समाप्त हो जाता है, ठीक है। या फिर कभी कभी ऐसा होता है कि भाई ये माइटोकॉन्ड्रिया काम नहीं करता और इसने कहा मैं अपना काम नहीं करूंगा, या फिर गोल्जी बॉडी कहे मैं भी नहीं करूंगा, कोई भी अपना काम करना ही नहीं चाहता, तो और ये क्या होगा? ये जो लाइसोसोम होगा, लाइसोसोम गुस्सा हो जाएगा, और गुस्सा होगा क्या होगा? ये अपने आप को फट जाएगा, और जैसे ही फटेगा ना पूरा का पूरा जल अपघटक इस पे फैल जाएगा, और ये जब फैलेगा तो सबको खत्म कर डालेगा। इसीलिए सुसाइड बैग कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? सुसाइड बैग। जैसे ये फटेगा ना तो सबको खत्म, सबको समाप्त कर डालता है, ठीक है। तो सुसाइड बैग किसे कहा जाता है? लाइसोसोम कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसके अंदर जल अपघटक एंजाइम पाया जाता है, ठीक है। इसे एटम बम भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एटम बम भी कहा जाता है, ठीक है। अब देखिए राइबोसोम में लाइसोसोम पाया ही नहीं जाता है, ठीक है। किसमें नहीं पाया जाता है? आरबीसी में। आरबीसी में राइबोसोम नहीं पाया जाता है। वैसे देखिए तो जो लाइसोसोम का काम होता है ना, एक तरीके से सफाई का काम करने भी होता है। क्या करने का? सफाई करने का काम भी लाइसोसोम का ही होता है। जैसे किसी भी सेल में अगर आपको चोट लगती है, ठीक है ना, तो क्या होगा कि अगर ये लाइसोसोम नहीं है ना, मान लीजिए माइटोकॉन्ड्रिया या फिर गोल्जी बॉडी, जो भी सेल होगा ना वहाँ पे घाव हो जाएगा, और वो घाव भरेगा ही नहीं, वहाँ पे सड़न पैदा हो जाएगा और वो सड़ता ही चला जाएगा, ठीक है। तो वही लाइसोसोम क्या होता है? जहाँ पे चोट लगा, जैसे सड़न पैदा हुई, इसने क्या किया? जल अपघटन स्टार्ट कर दिया, वहां पे छिड़काव शुरू कर दिया, और जैसे छिड़काव हुआ वो वहां पे जहां पे सड़न पैदा हो रहा था वो पूरा का पूरा खत्म, वो पूरा वहां पे समाप्त हो जाएगा, और समाप्त होने के बाद क्या हो जाएगा? वो डेड हो जाएगा एकदम से, ठीक है, और वहां पे नई कोशिकाएं आ जाती हैं, ठीक है ना। तो लाइसोसोम का होना बहुत जरूरी है क्योंकि ये सफाई का काम करता है, ठीक है ना। अब यहाँ पे हमने क्या बताया कि आरबीसी में लाइसोसोम नहीं पाया जाता है। अब आरबीसी, भाई आरबीसी भी तो कहा जाए कि आरबीसी का जीवन काल भी तो 120 दिन होता है, ठीक है ना, 120 डेज। तो 120 दिन बाद क्या होता है? ये आरबीसी खत्म हो जाता है, ये डेड हो जाता है, ठीक है। और ये जब डेड हो जाता है तो भाई इसमें तो लाइसोसोम पाया नहीं जाता, ठीक है, इसमें लाइसोसोम पाया नहीं जाता। अगर लाइसोसोम पाया जाता तो भाई ये क्या हो जाता? वहीं पे समाप्त हो जाता, ठीक है, डेड कर देता उसको। बट यहाँ पे जब नहीं पाया जाता है तो ये क्या करता है? जो ब्लड होते हैं वो चले जाते हैं प्लीहा में, ठीक है ना। कहाँ चले जाते हैं? स्प्लीन में, ठीक है। वो
कहा जाते हैं स्प्लीन या प्लीहा में, और वहीं पे समाप्त हो जाते हैं, ठीक है, वहीं पे खत्म हो जाते हैं। इसीलिए आरबीसी का कब्र कहा जाता है, ठीक है, आरबीसी का कब्र कहा जाता है स्प्लीहा को, ठीक है ना, स्प्लीहा, स्प्लीहा नहीं, स्प्लीन, स्प्लीन बोला जाता है, ठीक है, प्लीहा या फिर स्प्लीन, प्लीहा या फिर स्प्लीन बोला जाता है ना किसका, आरबीसी की कब्र, आरबीसी की कब्र, आरबीसी की कब्र बोला जाता है प्लीहा को, ठीक है ना, प्लीहा या फिर स्प्लीन, ठीक है ना, स्प्लीन या प्लीहा को आरबीसी का कब्र कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पे लाइसोसोम नहीं पाया जाता, और लाइसोसोम नहीं पाया जाता इसलिए यह चला जाता है कहाँ पे, प्लीहा में चला जाता है, ठीक है ना, कहाँ चला जाता है, प्लीहा या फिर स्प्लीन में चला जाता है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं जीव द्रव्य, ठीक है ना, जीव द्रव्य या इसी को बोला जाता है प्रोटोप्लाज्म, ठीक है ना, जीव द्रव्य या फिर प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं, ठीक है। ये कलरलेस होता है, क्या होता है, कलरलेस होता है, ठीक है, क्या होता है, कलरलेस होता है। ये जो जीव द्रव्य होता है ये मानव शरीर की कहा जाए कि भौतिक जीवन की इकाई है, ठीक है ना, या फिर कहा जाए कि जो मानव होता है उसका जो भौतिक इकाई है, ये भी भौतिक जीवन की इकाई कहा जाता है। इसको कहा जाता है जीव द्रव्य की, ठीक है, किसको कहा जाता है, जीव द्रव्य की। अगर अगर 1% की कमी होती है ना, 1% की कमी होती है जीव द्रव्य की, तब आदमी को या फिर मानव को प्यास लगती है। अगर 10% की जरूरत पड़ जाए तो मानव क्या हो जाता है, डेड हो जाता है, मानव क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है, ठीक है ना। इसीलिए मानव जीवन की भौतिक इकाई कहलाती है जीव द्रव्य, क्या कहलाती है, जीव द्रव्य कहलाती है, ठीक है ना। जैसे अभी मान लीजिए ये हमें भी बताया था, ये क्या सेल है, सेल के अंदर न्यूक्लियस था, फिर यहीं पे आपका माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, यहीं पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वैक्यूल्स, ये सब क्या है, ये सभी के सभी इसके अंदर होते हैं, ठीक है ना। और ये जो जीव द्रव्य होता है, ये जीव द्रव्य इसके अंदर भरा होता है, क्या होता है, जीव द्रव्य भरा होता है, ठीक है ना, जीव द्रव्य भरा होता है। इनको आपस में टकराने ना देने, मतलब ये आपस में टकरा ना पाए, इसीलिए इनके अंदर क्या होता है, जीव द्रव्य भरा होता है। अगर ये जीव द्रव्य नहीं होता तो क्या होता, जैसे हम चलते तो ये आपस में क्या होते, टकराते हैं, पता लगा गोल्जी बॉडी इसके नकीट आ गया, और यहीं पे आपका लाइसोसोम अगर आ जाता है यहीं पे, ठीक है ना, क्या होता, लाइसोसोम आ जाता तो क्या करता, फट जाता है यहाँ पे, और फट जाता तो फिर पूरा का पूरा समाप्त कर देता। इसीलिए इसमें इस सेल के अंदर क्या पाया जाता है, जीव द्रव्य पाया जाता है, जिससे कि ये सभी के कोशिका के जितने पार्ट होते हैं वो आपस में लड़ ना पाए, ठीक है ना, आपस में लड़ ना पाए। जैसे आप कभी कुछ ऐसा चीज मंगाते हो कि बहुत हल्का हो, जैसे क्रॉकरी का सामान कभी कभी मंगाया जाता है, तो क्रॉकरी के सामान में देखते हो ना उसके अंदर कपड़े वपड़े भर देते हैं कि ताकि कभी गिरे उरे तो उस पर चोट ना लगे, ठीक है ना। इसी तरीके से यहाँ पे जीव द्रव्य पाया जाता है, क्या पाया जाता है, जीव द्रव्य पाया जाता है, ठीक है ना। तो जीव द्रव्य क्या रहता है, आपस में किसी को लड़ने नहीं देता है, ठीक है, आपस में लड़ने नहीं देता है, ठीक है। देखिए अब आगे बात करते हैं। इस सेल के अंदर जो भी जीव द्रव्य पाया जाता है उसको बोलते हैं कोशिका द्रव्य, या फिर कहा जाए कि उसे बोलते हैं साइटोप्लाज्म, ठीक है ना, क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म। सेल के अंदर पाए जाने वाले को कोशिका द्रव्य, और ये जो कोशिका है, कोशिका के अंदर जो न्यूक्लियस पाया जाता है, कोशिका के अंदर जो न्यूक्लियस पाया जाता है उसके अंदर जो जीव द्रव्य पाया जाता है उसको बोलते हैं केंद्रिका द्रव्य, ठीक है ना। ये क्वेश्चन आप पूछा गया है और यहाँ से आपको ध्यान रखना है, कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है ना। अगर आपसे पूछा जाए कि कोशिका के अंदर पाए जाने वाला या फिर केंद्रिका के अंदर पाए जाने वाले द्रव्य क्या 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 बोलते हैं, ठीक है ना, ऑप्शन में आपको कोशिका द्रव्य दे दे, केंद्रिका द्रव्य दे दे, तो आप इसमें कंफ्यूज मत होइए कि जो न्यूक्लियस के अंदर या केंद्रक के अंदर पाया जाता है जीव द्रव्य, उसे क्या बोला जाता है, न्यूक्लियस प्लाज्म या फिर केंद्रिका द्रव्य, ठीक है ना। अगर कोशिका के अंदर पाया जाता है तो उसको क्या बोला जाता है, साइटोप्लाज्म बोला जाता है, ठीक है ना, क्या बोला जाता है, साइटोप्लाज्म कहा जाता है, ठीक है। देखिए जो कोशिका चैप्टर है ये काफी बड़ा है, ठीक है ना, तो इसको हम लोग 2 पार्ट या 3 पार्ट में कवर करेंगे, ठीक है ना। इसके अगले पार्ट में हम लोग देखेंगे 17 एज है, 80 एज है, उनमें डिफरेंस क्या होता है, या फिर क्या बात किया जाए कि जो जंतु कोशिका है या फिर पादप कोशिका है इनमें डिफरेंस क्या होता है, ठीक है ना। तो इन चीज़ों को हम लोग अगले वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है। तो तब तक के लिए धन्यवाद।